हेलो एवरीवन, आई एम धीरज। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम रेशो वाला जो टॉपिक है हमारा, उस रेशो टॉपिक के लास्ट दो वीडियोस बनाएंगे। इन लास्ट दो वीडियोस में हम क्या करेंगे, इन लास्ट टू वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे हमारे सारे रेशोज़ के बारे में। जितने भी हमारे रेशोज़ हमने अब तक रीड किए हैं इस पूरे चैप्टर में, वो सारे रेशोज़ के बारे में हम इन दो इलस्ट्रेशंस में डिस्कस करेंगे। होल ओवर कॉन्सेप्ट इनमें आपका आ जाएगा। क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करना है, और आराम से वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये आरबीएससी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 30 है, एडवाइजर में भी ये 30 नंबर पर ये है। ठीक है, तो आराम से इसको अपन रीड करते हैं। कैलकुलेट फॉलोइंग रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशोज। ऐसा लग रहा है इसका मतलब एक नहीं पूछा, इसके अंदर कितने आइटम्स है, 3 डेब्ट, इक्विटी, प्रोप्राइटरी और सॉल्वेंसी। क्लियर है। एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उसका मतलब बहुत सारे वहां पर अलग अलग पूछा था, मैंने उनको कंबाइंड कर दिया। ये इन्फॉर्मेशंस गिवन है, इन इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से हमें ये निकालना है। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, मैंने लिखा करंट रेशो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला, सॉल्वेंसी रेशियोज के तीनों फॉर्मूले, और लास्ट में फोर्थ नंबर था एक एसटीआर। इनके बारे में डिस्कशन बाद में कर लेंगे। मैंने ये नोट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ये हमें कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ अभी तक मैंने ये फॉर्मूलेज ही आपको नोट कराए हैं, तो आपको यहीं तक इसको समझना है। अब हमारा फॉर्मूला है करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें एक करंट एसेट्स चाहिए और एक करंट लायबिलिटी चाहिए। तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें ये दो आइटम्स चाहिए, तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो करंट एसेट्स है उसको प्लस कर दो। क्या ये करंट एसेट्स है? नहीं है। क्या ये करंट एसेट्स है? नहीं है। क्या ये करंट एसेट्स है? नहीं है। ये नहीं है, 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 नॉन करंट एसेट्स नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, 1 2 3, देयर आर 3 करंट एसेट्स आर गिवन। तो तीनों को करंट एसेट्स को प्लस कर देंगे। 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख इक्वल हो गया ये 20। ये आपकी आ गई करंट एसेट्स। आई होप आपको क्लियर है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। लॉन्ग टर्म नहीं है, डिबेंचर नहीं है, टोटल नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी है एक, तो जिसमें अब ये जो लिख रहा है ना अदर करंट लायबिलिटी और ये डैश आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये है कि अदर करंट लायबिलिटी के अंदर सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है, और वो गिवन है 1 लाख। प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी करंट लायबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, डबल नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक्चुअली में बता रखा है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 3 लाख, वैल्यू 3 लाख प्लस ट्रेड पेबल 6 लाख, वैल्यू 6 लाख लिख दी आपके सामने यहाँ पर। इन सबको प्लस किया, 1 और 3 4 और 6 10 लाख। क्या और कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो 2:1, दैट इज योर करंट रेशो। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट्स की। क्या आप लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला नहीं जानते क्या सभी स्टूडेंट्स? आप जानते हो, यहां वर्किंग नोट 1 डाल दो। क्या फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स का? लिक्विड एसेट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। करंट एसेट्स अभी अभी कैलकुलेट किए 20 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, ये रहा यहां से। ना प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, ना एडवांस टैक्स गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स अलग होता है, एडवांस टैक्स अलग होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अलग होता है, एडवांस टैक्स अलग होता है, तो कंबाइंड मत करना दोनों को। तो 10 लाख आ गया लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कैलकुलेट कर रखा है 10 लाख। 1:1, दैट इज योर करंट रेशो। क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉल्वेंसी रेशो में डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था, सीबीएसई में ये लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड है, लेकिन आरबीएससी में ये फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अगर क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई कर दे, एक लाइन ब्रैकेट में शो कर दे कि बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, तभी हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट का यूज किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट यूज नहीं किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें एक तो टोटल डेब्ट चाहिए, एक शेयर होल्डर फंड चाहिए। देखो शेयर होल्डर फंड तो ऑलरेडी गिवन है, शेयर होल्डर फंड, एसएफ का मतलब शेयर होल्डर फंड। तो मैंने शेयर होल्डर फंड की जगह तो 25 लाख लिख दिया, शेयर होल्डर फंड की जगह तो 25 लाख लिख दिया क्योंकि वो गिवन है।
मुझे चाहिए टोटल डेप्थ, मुझे चाहिए टोटल डेप्थ। देखो टोटल डेप्थ कितने इजी वे से मैं निकालूंगा। मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले निकाल लेता हूं टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, दोनों में से एक। वर्किंग नोट नंबर 2। देखो क्या है क्वेश्चन में, टोटल डेप्थ का मतलब, वैसे तो देखो क्या होता है, टोटल डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ, LTD, लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्थ, शॉर्ट टर्म डेप्थ, ये टोटल डेप्थ होता है। लॉन्ग टर्म डेप्थ में देखो एक तो लिख रहा है लोन 10 लाख का, प्लस शॉर्ट एक लिख रहा है 5 लाख का, प्लस ये दो तो लॉन्ग टर्म डेप्थ हो गए। शॉर्ट टर्म डेप्थ का मतलब सब जानते हैं, करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म डेप्थ कहते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्थ इक्वल टू करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करी थी 10 लाख आई थी, ये हो गया 25 लाख, दैट इज योर टोटल डेप्थ। और भी इसका एक पैटर्न है कैलकुलेट करने का, लेकिन फिलहाल ये सफिशिएंट है, क्यों जबरदस्ती टाइम को वेस्ट करें। टोटल डेप्थ 25 लाख, शेयर होल्डर फंड इज गिवन 1:1। देन आगे प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला, प्रोप्राइटर फंड बोल दो चाहे शेयर होल्डर फंड बोल दो, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड इज 25 लाख, क्लियर है। टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के भी दो फॉर्मूले हैं, मैं आपको यहां दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने का देखो, एक तो मैं सिंपल जानता हूं कि टोटल एसेट्स का मतलब टोटल लायबिलिटी होता है, सब जानते हैं कि नहीं जानते इस बात को, टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लायबिलिटी होता है, सब जानते हैं सर। दूसरा तरीका, टोटल लायबिलिटी में दो ही चीजें आती हैं, याद हो तो आपको अच्छे से याद कर लो, वैसे तो 3 चीजें आती हैं, मैंने लिखवा रखा है। एक आता है शेयर होल्डर फंड और एक आता है टोटल डेप्थ। इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो ये टोटल लायबिलिटी बन जाती है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो ये क्या बन जाती है, टोटल लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कुल मिला के क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड कितना है 25 लाख, टोटल डेप्ट कितना है 25 लाख, तो 50 लाख हो गया हमारा टोटल एसेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। टोटल एसेट्स शेयर होल्डर फंड डिवाइड दिया 0.5:1, रेशो 1 अपनी मर्जी से लगाया हमने। अब निकालना है सॉल्वेंसी रेशो, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशो। 1 का 1, प्रोप्राइटरी रेशो 0.5 आया, ये तो मर्जी से लगाया है, 0.5 आया तो 0.5 और रेशो 1 हम हमारी मर्जी से लगाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक सर आप टोटल एसेट्स एक बार और एक्सप्लेन कर दो हमें, तो मैं भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप मतलब नेक्स्ट पोर्शन में, फिलहाल आप ये देख लो STR, स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज स्टॉक है, और यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस अगर गिवन नहीं हो, तो अगर इंफॉर्मेशन का अभाव हो, इंफॉर्मेशन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक काम में लिया जाता है, एवरेज स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक काम में लिया जाता है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और ना ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट हो सकता है, इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक ये वाला काम में ले लिया 10 लाख। COGS क्वेश्चन में गिवन है, COGS 60 लाख, तो लिख दिया, तो 6 टाइम्स आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टर्नओवर है वो हमेशा टाइम्स में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको टाइम्स में रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब एक वर्किंग नोट और मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सर अगर टोटल एसेट्स अपन इस तरीके से ना निकाल के अगर दूसरे वे से निकाले तो आप कैसे बता रहे थे। तो टोटल एसेट्स का मतलब सब जानते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 30 लाख, और करंट एसेट्स हमें अभी अभी कैलकुलेट की है 20 लाख, तो एडिशन कर दिया 50 लाख। इस तरीके से भी आप अपनी टोटल एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये पूरा क्वेश्चन आपका हुआ है अभी तक 4th पॉइंट तक। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर जो अपने निकलेंगे वो मेन निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक निकलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो 5th पॉइंट है उसके मैंने फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं। देखो ये जो पोर्शन है ये भी आप फोकस ना करें इस पोर्शन पर, आपको सिर्फ इस पोर्शन पर फोकस करना है।
इस पोर्शन पर भी क्या फोकस करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पूछे हैं मुझसे, मैंने सिर्फ क्या करा है, जीपी रेशो का फॉर्मूला लगाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाया, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला लगाया और नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाया। सिर्फ मैंने ये काम किया है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, इससे ज्यादा पर फोकस करना ही नहीं। देन आगे आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये लगाया आपको इनके सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। फर्स्टली लिख रहा है सेल्स, सबके डिवाइड में सेल्स है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि सेल्स का दूसरा नाम क्या है, यहाँ नेट सेल्स आती है, और सेल्स का दूसरा नेम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीओजीएस का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको फुल फॉर्म है, और उसका अदर नेम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन में मैक्सिमम टाइम ये मिलेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वर्किंग नॉट वन। फर्स्टली मैंने सेल्स है तो इन सबके डिवाइड में सेल्स है, तो सबके डिवाइड में सेल्स लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे सिर्फ 4 इंफॉर्मेशंस की नीड है, 4 चीजों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। सिर्फ ये 4 इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास आती हैं तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। इनको कैलकुलेट करने के मैंने जैसे जीपी को कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। डिपेंड करता है सर कौन सा फॉर्मूला लगे। फर्स्टली वो फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि जीपी के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगता है सेल्स माइनस सीओजीएस। अगर ये ट्राई करो, अगर ये आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दूसरे पे जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर ये इससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे पे जाते हैं। थर्ड है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आप यूज करो फर्स्ट टाइम और सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदरवाइज दूसरे पे जाओ। और नेट प्रॉफिट के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है, तो मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया है, वर्किंग नॉट वन, जीपी सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स 75 लाख, सीओजीएस गिवन है 60 लाख, तो 15 लाख आ गया आपका क्या, जीपी। मैंने यहाँ लिख दिया 15 लाख। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब इसको कैलकुलेट कर दिया, ये 20% आ गया आंसर, क्योंकि इसका आंसर परसेंटेज में आता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स गिवन है 75 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। सर आपने तो लिख रखा है, हाँ लिख रखा है, लेकिन आपको ये मानना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं भी नहीं है। देख लो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिबेंचर, टोटल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, करंट क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, सीओजीएस, ऑपरेटिंग शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एसेट्स, कहीं भी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन नहीं है। तो आप एक बार क्या करोगे, 3 लाइंस का गैप दोगे और वहां लिखोगे नीचे वर्किंग नोट थर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन है 60 लाख, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 6 लाख, सिंपल 66 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हमें यहाँ पर 2 चीजें रिक्वायरमेंट्स थी और ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो ऑपरेटिंग कॉस्ट की और यहाँ पर वैल्यू पुट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत आई हो। फिर भी रिपीट करता हूँ, सेल्स है 75 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाला यहाँ पर वर्किंग और थर्ड में, सीओजीएस 60, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 66, यहाँ 66 लाख पुट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 9 लाख आया, यहाँ वैल्यू पुट की। अब इसका सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ रहा है कितना, 12%। एक चीज और बता देता हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का अदर नेम क्या है, सबको पता है, फिर भी एक बार रिपीट करके बताओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग रेशो इसका अदर नेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की 88%, ये हमारा आंसर आ गया 66 लाख डिवाइड बाय 75 लाख मल्टीप्लाई 100, 88%। देन हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले बहुत है, मैंने ये वाला लगाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दिख नहीं रहा हो तो देख लेना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी अभी कैलकुलेट किया है 9 लाख। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ लेना क्योंकि ये अलग से है और यही थोड़ा सा इसका टिपिकल पॉइंट है। तो यहाँ वर्किंग नोट 5 में डालकर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका मीन क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो उस बिजनेस एक्टिविटीज में जो भी हम ऑपरेशन, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और उस बिजनेस के अलावा हम अदर बहुत सारे बिजनेस करते हैं, उन बिजनेस को हम जब करते हैं तो उसको ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक तरीके से बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है वो,
अदर टाइप्स के एक्सपेंसेस हैं और वो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जैसे कि मान लो यहां पर इसका फर्नीचर का काम है, तो अगर ये फर्नीचर का काम है तो ये शेयर डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो एक तरीके से एक्सपेंसेस किया, तो यहां पर इसको क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये देखो 12% डिबेंचर है 5 लाख, तो ये इसका एक्सपेंसेस है। हाँ, ये चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, ये डिबेंचर के आगे जो रेट लिख रही है और लोन के आगे जो रेट लिख रही है, डिबेंचर के आगे जो रेट लिख रही है, लोन के आगे जो रेट लिख रही है, ये होती है इंटरेस्ट रेट। ये क्या होती है, इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने लोन बिजनेस के लिए लिया है। इन्होंने लोन लिया है तो लोन पर क्या पे करना पड़ेगा, इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो इंटरेस्ट के रूप में है। एक तो लोन है आपके सामने यहां पर 10 लाख का, इस 10 लाख का 9% 9/100, तो एक तो 90,000 हो गया, और एक ये जो आपका डिबेंचर दे रखा है 5 लाख, इस 5 लाख पर 12% 12/100 60,000 हो गया। इन दोनों को प्लस कर दिया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 1,50,000। यहां वैल्यू इसकी पुट करी 1,50,000 और इसको कैलकुलेट कर दिया, तो ये आपका जो आंसर आया है नेट प्रॉफिट रेशियो वो आपका आया है 10%, शायद 7,50,000 आएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्टली मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया जो इंटरेस्ट के रूप में है, ये वाले के रूप में, ये वाले के रूप में। एक 10 लाख का 9% 90,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन लोगे तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। और आपने डिबेंचर अगर एक तरीके से ले रहे हैं तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 5 लाख का 12% 60,000, दोनों का टोटल किया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया 1,50,000। यहां लिख दिया माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 और 7,50,000 इट इज योर नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू यहां पुट कर दी तो 10% आपका ये आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप से आएगा, तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखें और इन चीज़ को फॉलो करें। एक बार इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपसे जो पूछा है उसका पहले फर्स्टली आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाने हैं, फिर उनके वर्किंग नोट्स निकालने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे तो ये आपके लिए ईजी होगा। और क्वेश्चंस को करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसके सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, जिससे किसी भी तरह की आपकी कोई समस्याएं नहीं आए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि हमें जीपी निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। ये सब हम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ वर्किंग नोट्स के थ्रू हमने इनको कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब।